हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर के पार्ट 3 को देखने वाले हैं। और अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हेनरी के नियम और राउल्ट के नियम को कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ गैसों की द्रव्य विलेयता और आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, जिसे आइडियल सॉल्यूशन अर्थात आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। और ये जितने सारे हेडिंग हैं विलियन चैप्टर से छाट कर लाया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं, बिना देरी करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कवर कर लिए थे, ठोसों की द्रव में विलेयता हेडिंग को देख लिए थे। इसमें था ठोसों की द्रव में विलेयता जो है 3 चीज़ों पर निर्भर करती है, एक विलेय और विलायक की प्रकृति पर और ताप पर और दाब पर। और ठोसों की द्रव में विलेयता इतना हम लोगों ने देख लिया था। तो चलते हैं आज के हेडिंग पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गैसों की द्रव में विलेयता। पिछली वीडियो में हम लोग ठोसों में द्रव की विलेयता देख लिया था और गैसों की द्रव में विलेयता देखने वाले। तो गैसों की द्रव में विलेयता जो है निम्न 2 चीज़ों पर निर्भर करती है, एक विलेय और दूसरा विलायक पर। और इसमें भी 3 हेडिंग को देखने वाले हैं, एक विलेय व विलायक की प्रकृति पर और दूसरा ताप का प्रभाव और तीसरा दाब का प्रभाव। तो गैसों की द्रव में विलेयता के अंतर्गत भी हम लोग 3 हेडिंग को पढ़ने वाले हैं। तो फिर हम लोग बैक आते हैं कि ठोसों में द्रव की विलेयता जो पढ़े थे, एक विलेय और विलायक की प्रकृति पर। तो विलेय और विलायक की प्रकृति हो गया था, और विलेय व विलायक की प्रकृति जो है यह भी 2 कारकों पर निर्भर करती है। तो इनमें से एक ऊष्माक्षेपी प्रकृति होता है और दूसरा ऊष्माशोषी प्रकृति होता है। तो चलते हैं, देख लेते हैं। पहला आपका ऊष्माक्षेपी, जिसे एक्जोथर्मिक नेचर कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी प्रकृति उससे कहते हैं जो ठोस द्रव में डालने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है, मतलब कि वह ठोस जिसे जल में डालने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ऐसे स्थिति में द्रव का ताप जितने कम करेंगे, अर्थात जितना द्रव जो आपका ठंडा रहेगा अर्थात कम टेम्परेचर रहेगा, तो उस ठोस का द्रव में विलेयता उतना अधिक होगा। तो इस हेडिंग को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब कि बिना बुझा चूना या कली चूना, उसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कहते हैं, जल में डालने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। मतलब कि जो आपका काली चूना होता है उसे जल में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है आपका जल। तो वही इस हेडिंग में भी कहा गया है, जो ठोस जल में डालने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी स्थिति में द्रव का ताप जितने कम करेंगे, मतलब कि जो जल रहता है आपका ठंडा ऑलरेडी रहता है, तो और उस ठोस को डालते हैं तो वह आपका हीट हो जाता है पूरा जल। तो उसकी विलेयता जो है वही कहा गया है कि उसकी विलेयता मतलब ठोस का द्रव में विलेयता उतना अधिक हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल रहा ऊष्माक्षेपी प्रकृति का। दूसरा आपका हेडिंग देख लेते हैं, ऊष्माशोषी प्रक्रम। तो ऊष्माशोषी प्रक्रम कुछ ठोसों के द्रव में घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात ऊष्मा की कमी होती है। तो ऐसी स्थिति में ताप बढ़ाने पर ठोस का द्रव में विलेयता बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना मतलब बर्फ जो रहता है आपका जितना हीट है यानी तापमान के संपर्क में आएगा, वो आपका उतना ही तेजी से पिघलने लगेगा, अर्थात ठोस का द्रव में विलेयता बढ़ जाएगी। तो ठोस आपका बर्फ जो होता है ठोस ही रहता है, और टेम्परेचर के संपर्क में आने पर वो पिघलने लगता है। और दूसरा एग्जाम्पल आपका जल का वाष्पन। ये आपकी रहे ऊष्माशोषी प्रक्रम के 2 एग्जाम्पल। तो आई होप आप लोगों ने ऊष्माक्षेपी प्रक्रम और ऊष्माशोषी प्रक्रम को समझ लिया होगा। तो चलते हैं अगले हेडिंग पर। तो आपका अगला हेडिंग आ गया गैसों की द्रव में विलेयता। ठोसों में द्रव की विलेयता जो था उसमें हम लोगों ने ऊष्माक्षेपी प्रकृति और ऊष्माशोषी प्रकृति को देख लिया। अब आपका अगला हेडिंग आता है गैसों की द्रव में विलेयता। विलेय व विलायक की प्रकृति, इसमें पहला हेडिंग पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता के अंतर्गत। विलेय व विलायक की प्रकृति को देखते हैं। ध्रुवीय विलेय मतलब कि HCl जो है आपका ध्रुवीय विलेय है। तो ध्रुवीय विलेय की विलेयता ध्रुवीय विलायक में अधिक होती है। इसी प्रकार अध्रुवीय गैस मतलब कि अध्रुवीय विलेय, ये जो आपका अध्रुवीय विलेय है आपका N2 नाइट्रोजन गैस की विलेयता अध्रुवीय विलायक में अधिक होती है। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो ऐसे समझेंगे, ध्रुवीय विलेय की विलेयता जो है ध्रुवीय विलायक में अधिक होती है। ठीक उसी प्रकार अध्रुवीय गैस की विलेयता जो होती है अध्रुवीय विलायक में अधिक होती है। मतलब कि ध्रुवीय विलेय की विलेयता जो है ध्रुवीय विलायक में अधिक होगा, और अध्रुवीय विलेय की विलेयता अध्रुवीय विलायक में अधिक होता है। तो इसी में एक नोट है, उससे समझ लेते हैं। मतलब कि ध्रुवीय विलेय किसे कहते हैं, तो ध्रुवीय विलेय जो आपका HCl होता है, और ध्रुवीय विलायक जो है H2O होता है। और अध्रुवीय विलेय आपका नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये एरो का सिंबल जो है गैस का है।
और अध्रुवी विलायक हो गया आपका C6H6 मतलब कि बेंजीन। और दूसरा आपका एग्जाम्पल है C16H34 मतलब कैरोसिन, मिट्टी का तेल अध्रुवी विलायक है। तो इस हेडिंग में वही कहा गया है कि ध्रुवीय विलय की विलेयता ध्रुवीय विलायक में अधिक होती है और उसी प्रकार अध्रुवीय गैस की विलेयता जो है अध्रुवीय विलायक में अधिक होता है। तो आई होप आपको विलय व विलायक की प्रकृति समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले हेडिंग पर। आपका अगला हेडिंग है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव को देखते हैं। गैसों का द्रव में घुलना सदैव ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है और अतः यदि द्रव का ताप कम रहेगा तो उस द्रव में गैस की विलेयता अधिक होगा। अभी पिछले हेडिंग में आप लोग देखे हैं कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में होता है द्रव का ताप कम रहेगा, ये आपका ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में देखे हैं, तो उस द्रव में गैस की विलेयता अधिक होती है। और यदि द्रव का ताप अधिक हो मतलब कि जो आपका द्रव है उसका टेम्परेचर अधिक होगा, मतलब कि ताप अधिक हो तो उस द्रव की गैस की विलेयता कम होती है, उल्टा होता है। तो ताप का प्रभाव जो है हेडिंग आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जब जल को गर्म करते हैं तो जल में घुली ऑक्सीजन जो होती है H2O होती है, उसकी गैस की मात्रा कुछ कम हो जाती है जिससे जल के स्वाद में बदलाव हो जाता है। मतलब कि जल जब गर्म पानी पीते हैं तो उसका स्वाद अलग होता है और ठंडा जल पीते हैं तो उसका स्वाद अलग हो जाता है। और H2O होता है आपका जल का सूत्र होता है और इसमें जो आपका ये आपका 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रहता है। तो इसमें से ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन गैस की मात्रा कुछ कम हो जाती है, ऑक्सीजन ये आपका कम हो जाता है तो जल का स्वाद है बदल जाता है, वही कहा गया है। तो ये आपका ताप का प्रभाव के हेडिंग का एग्जाम्पल है। तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो चलते हैं अगले हेडिंग पर। तो आपका अगला हेडिंग है दाब का प्रभाव, इसे देखेंगे। दाब का प्रभाव जो है जब किसी द्रव की सतह पर दाब बढ़ाया जाता है, मतलब कोई भी आपका ये आपका बर्तन हो गया, इसमें द्रव भर दिया गया है और इसकी सतह पर दाब लगाएंगे तो दाब बढ़ाया जाता है तो गैस का आयतन जो है यहाँ पर डबल आयतन लिख दिए हैं, इस साइड में पड़ गया था इसलिए आयतन घट जाता है। मतलब कि द्रव की सतह पर जब दाब बढ़ाएंगे तो इसका आयतन जो है कम हो जाता है और द्रव की सतह से टकराने वाले गैस की अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। मतलब कि गैस जो है गैस की अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और आयतन कम हो जाता है। तो वही कहा गया है कि अणुओं की संख्या बढ़ जाती है अतः द्रव में गैस की विलेयता भी बढ़ जाती है। तो ये आपका दाब का प्रभाव है। दाब का प्रभाव के अंतर्गत एक हेडिंग आपका आता है हेनरी का नियम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हेडिंग कई बार पूछा गया है तो इसे देख लेते हैं। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम जो है इसमें लिखेंगे हेनरी के नियम अनुसार किसी भी गैस का द्रव में विलेयता जो है उसके गैस के दाब के समानुपाती होता है। मतलब कि P जो है आपका प्रेशर आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यस मतलब सॉल्युबिलिटी मतलब कि विलेयता। तो वही कहा गया कि हेनरी के नियम अनुसार गैस की किसी भी गैस की द्रव में विलेयता जो है उसके गैस के दाब के समानुपाती होती है। अगर विलेयता को मोल प्रभाज में व्यक्त किया जाए तो मतलब कि ये आपका विलेयता यस जो है सॉल्युबिलिटी, इसे यक्स बना देंगे, मोल प्रभाज को यक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका मोल प्रभाज में व्यक्त किया जाए तो आपका ये फार्मूला जो बन करके आएगा P समानुपाती यस, मतलब ये आपका सूत्र है और इसको जब मोल प्रभाज में कन्वर्ट करेंगे तो P समानुपाती x हो जाएगा। और समानुपाती का जो चिन्ह है यहाँ पर बराबर लगाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए KH हो जाएगा। मतलब ये KH जो है आपका समानुपाती नियतांक या हेनरी नियतांक इसे बोलते हैं। तो आपका समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए आपको एक नियतांक लगाने की जरूरत पड़ती है। जब तक एक नियतांक नहीं लगाएंगे तब तक आप यहाँ से समानुपाती का चिन्ह नहीं हटा सकते हैं। या फिर मोल प्रभाज इस तरह से भी दर्शा सकते हैं कि मतलब मोल प्रभाज को यम से भी और प्रेशर ये आपका P हो जाएगा, यम समानुपाती P भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको यम समानुपाती P भी देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों ने हेनरी का नियम जो है समझ लिया होगा। तो चलते हैं आपके अगले हेडिंग पर। तो आपका अगला हेडिंग है राउल्ट का नियम या द्रव द्रव वाष्प दाब का नियम। आपके पेपर में कभी कभी राउल्ट का नियम न लिख के द्रव द्रव वाष्प दाब का नियम आ सकता है, तो दोनों याद रखेंगे। तो राउल्ट का नियम में देखेंगे तो इसमें लिखेंगे कि राउल्ट के नियम अनुसार वाष्पशील द्रव के विलयन में मौजूद प्रत्येक अवयव मतलब कि घटकों के आंशिक वाष्प दाब उस विलयन के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती x होता है। मतलब कि आपके वाष्पशील द्रव के विलयन में मौजूद प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब ये आपका हो गया, ये आपका आंशिक वाष्प दाब मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, मतलब x के समानुपाती होता है।
तो अगर दो वाष्पशील द्रव के विलयन के वाष्पदाब क्रमशः P1 व P2 विलयन में उनके मोल प्रभाज x1 व x2 है, अतः पहले द्रव के लिए आपका जो फार्मूला होगा P समानुपाती x, मतलब कि पहले द्रव के विलयन के लिए, और ये आपका फार्मूला बन के आएगा P1 बराबर P1 नॉट x1। और ये P1 नॉट जो है शुद्ध अवस्था में पहले द्रव का वाष्पदाब है, ये P1 नॉट आपका लिखा गया है इसलिए जहाँ पर P1 नॉट शुद्ध अवस्था में पहले द्रव का वाष्पदाब है। तो ये पहले द्रव के विलयन के लिए आपका P1 इक्वल टू P1 नॉट x1 हो गया। दूसरे विलयन के लिए इसी प्रकार देखेंगे कि P2 इक्वल टू P2 नॉट x2 हो जाएगा, और अतः लिखेंगे और P2 जो है शुद्ध अवस्था में दूसरे द्रव का वाष्पदाब है। तो P1 नॉट जो है आपका शुद्ध अवस्था में पहले द्रव का वाष्पदाब, और ये P2 नॉट जो है शुद्ध अवस्था में दूसरे द्रव का वाष्पदाब है। तो ये रहा आपका राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम में एक फार्मूला P2 इक्वल टू P2 नॉट x2 होता है, और पहला फार्मूला P1 इक्वल टू P1 नॉट x1 होता है। तो ये आपके राउल्ट के नियम में दो फार्मूले निकल के आते हैं। और आगे देखेंगे कि राउल्ट के नियम में जो आपका कैलकुलेशन होता है उसे देखेंगे। तो ये रहा आपका राउल्ट के नियम में जो आपका कैलकुलेशन होता है उसे देख लेते हैं। तो समझेंगे कि P1 समानुपाती x, मतलब कि ये आपका प्रेशर जो होता है, विलयन का प्रेशर होता है मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ये हमने अभी पीछे देख लिए हैं। तो यहाँ पर P समानुपाती x है, और इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे तो P नॉट x हो जाएगा, मतलब कि ये P नॉट आपका समानुपाती नियतांक हो जाएगा, तो आपका बराबर का चिन्ह लग गया। उसी प्रकार से पहले विलयन का जो वाष्पदाब देखेंगे, P1 जो है पहले विलयन का वाष्पदाब मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, अभी हम देखे हैं। और उसी प्रकार P1 लिखेंगे और इक्वल टू, मतलब कि समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक आ जाएगा, P1 नॉट जिसे कहते हैं, P1 नॉट x1 हो जाएगा। ये आपका पहले विलयन के लिए है, मतलब कि समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह जो लगाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक लगाना पड़ता है, और ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से दूसरे विलयन का वाष्पदाब दूसरे विलयन के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, तो इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पे एक नियतांक लगाएंगे जो आपका P2 नॉट होगा, और इसे P2 नॉट x2 हो जाएगा, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो आपके इस दोनों समीकरण से न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो इस दोनों फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे, दोनों से आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। फिर ये आपका दोनों समीकरण हो जाने के बाद फिर आगे देखेंगे कि डाल्टन के आंशिक वाष्पदाब के नियम, मतलब कि ये डाल्टन के वाष्पदाब का नियम है PT, मतलब कि टोटल प्रेशर इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 P4, ऐसे ऐसे आपका होता जाएगा, मतलब कि P4 P5 P6 P8 ऐसे हो जाएगा। तो PT मतलब टोटल प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा P1 नॉट x1, मतलब कि ये P1 के जगह पे आपका यहाँ पे P1 के जगह पर P1 नॉट x1 है, तो इस P1 के जगह पर P1 नॉट x1 रख दिए, और P2 की जगह पे आप लोग देखेंगे कि P2 x2 है, यहाँ पे P2 x2 रख दिए। ठीक इसी प्रकार से P3 अगर होता, मतलब उसे समीकरण नंबर 3 लिख लेते तो P नॉट 3 x3 हो जाता है। इसी तरह से आपका फार्मूला बन जाएगा, और ये फार्मूला कई बार पूछा गया है, और ये नीट में भी पूछा गया फार्मूला है। P1 के जगह पर बस आपका जो P1 है, इस P1 का मान निकाले हैं P1 नॉट x1, उसी तरह से रखते चले जाना है आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों ने इस कैलकुलेशन को समझा होगा। तो चलते हैं आपके अगले हेडिंग पर। आपका अगला हेडिंग आता है आदर्श विलयन, मतलब कि आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर पूर्णतः राउल्ट का नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं, मतलब कि जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। अगर देखा जाए कि वास्तव में कोई भी विलयन आदर्श विलयन नहीं होता है, तो वही लिखा गया है कि वास्तव में कोई भी विलयन आदर्श विलयन होता ही नहीं। फिर आपका अगला हेडिंग देखते हैं। तो चलते हैं आपके अगले हेडिंग को देख लेते हैं। आपका अगला हेडिंग आता है आदर्श विलयन की विशेषताएं। तो इस विशेषता में पहला जो देख लेते हैं विशेषता क्या है, विलयन बनाने पर एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। डेल्टा एच एंथैल्पी का मान जो है 0 होना चाहिए, मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। और दूसरा विशेषता है विलयन बनाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब कि इसके वॉल्यूम में कोई भी चेंजिंग नहीं आना चाहिए। और तीसरा विशेषता है विलयन बनाने पर आकर्षण बल या अंतराणविक आकर्षण बल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो आपके अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। तो ये रहे आपके आदर्श विलयन की विशेषताएं। आपका अगला हेडिंग आता है अनादर्श विलयन।
अनादर्श विलयन उसे कहते हैं वह विलयन जो राउल्ट के नियम का विचरण प्रदर्शित करता है, अर्थात राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन के लिए आपका P1 इज नॉट इजिकल टू P1 नॉट x1 होना चाहिए और दूसरा P2 इज नॉट इजिकल टू P2 x2 होना चाहिए। तो ये आपके दो शर्त हैं जो कि अनादर्श विलयन के लिए हैं। मतलब कि पहले विलयन का प्रेशर P1 नॉट x1 के बराबर नहीं होना चाहिए और दूसरे विलयन का वाष्प दाब P2 नॉट x2 के बराबर होना चाहिए। तो ये रहे आपके आज के इम्पोर्टेंट हेडिंग। तो आई होप आप लोगों ने समझा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और अगले नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।